नमस्कार मित्रों। शिक्षा गुरु के खास कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा गुरु के साथ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं कुमार रौनक पटना से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा गुरु के इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अशरफ अली अहमदाबाद से आपका दोबारा अभिनंदन करता हूं। नमस्कार मित्रों। रौनक जी, ओवर टू यू। दर्शकों, आज क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं कि आज हमारे जो मेहमान थे श्री गोपाल खंडेलवाल जी, आज वो किसी खास कारण से, स्वास्थ्य कारणों से आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। उन्होंने कुछ देर पहले ही हमें ये सूचित किया है कि सर आज हम लोग नहीं जुड़ पाएंगे। तो हमने सोचा कि ये कार्यक्रम तो हमें चलाना है, आगे तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। आज गोपाल सर नहीं आ पाए, फिर वो दोबारा आएंगे। आज हमने आपके लिए खास मेहमान को आमंत्रित किया है नई दिल्ली से, और आप इनसे परिचित हैं, हमारे मंच पर आ चुके हैं। और ये हमारे खास मेहमान एक प्रेरक व्यक्तित्व हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ स्पिरिचुअल टीचर भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री अमित वांगर जी का, नई दिल्ली से। अमित वांगर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अमित जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और एक मुलाकात शिक्षा गुरु के इस प्लेटफॉर्म पे आपका दोबारा स्वागत करता हूँ। अमित जी, मैं अशरफ अली अहमदाबाद से। ओवर टू यू रौनक जी। थैंक यू अशरफ। आज हमारे बीच अमित जी, आप एक ऐसे समय पर आए हैं जब हमारे पहले मेहमान किसी कारण से आ नहीं पाए, लेकिन हमें लगता है कि आज आपका आना हमारे लिए बहुत ही लाजिमी है। आज जो माहौल हमारे चारों तरफ है, खासकर हम बातचीत की शुरुआत करेंगे आपसे एक वैचारिक प्रदूषण, जो हमारे चारों तरफ वैचारिक प्रदूषण फैल गया, उसके क्या कारण है और उस वैचारिक प्रदूषण को हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं दर्शकों को आपके बारे में बता दूं। दर्शकों, अमित वांगर साहब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और साथ ही साथ स्पिरिचुअल लीडर है। पिछले 20 वर्षों से, लगभग 18 वर्षों से स्पिरिचुअल राह के राही हैं और कई जगह अपने प्रेरक वाक्यों के द्वारा, अपने प्रेरक वक्तव्यों के द्वारा कई प्रोग्राम में जा चुके हैं। आज हमारे बीच दोबारा आए हैं। हम आपका फिर से स्वागत करते हैं अमित सर, और बातचीत की शुरुआत करते हैं। वैचारिक प्रदूषण क्या है? आजकल ये सारे तरह का पोल्यूशन है, वैचारिक प्रदूषण की बात हो रही है। ये वैचारिक प्रदूषण फैलने का क्या कारण है अमित जी? अगर आप गौर करें कि जो हमारे चारों ओर जो भी पॉल्यूशन फैला है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, इन सब की एक ही जड़ है, वो है मानसिक प्रदूषण। मेंटल पॉल्यूशन को हमने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया है। और हमारी जो स्पिरिचुअल रिसर्च कह रही है कि बाहर जो भी पॉल्यूशन है, किसी भी तरह का पॉल्यूशन, वैचारिक हो, उसका शुरुआत होती है वो मेंटल पॉल्यूशन से ही होती है। सबसे पहले हमारे माइंड में लालच पैदा होगी। वो लालच होगी कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, उद्योगपति बन जाऊं, और प्रकृति से कनेक्शन है नहीं है। तो क्या करूंगा मैं? वाटर पॉल्यूशन भी करूंगा अपनी फैक्ट्री के जरिए, मैं एयर पॉल्यूशन भी करूंगा अपनी फैक्ट्री के जरिए, मैं साउंड पॉल्यूशन भी करूंगा। अगर मैं अपने आप से कनेक्टेड हूँ, अपनी अंतरात्मा बोल दें, जमीर बोल दें, और मेरा माइंड जो है स्वच्छ है, साफ है, शुद्ध है और प्रकृति से कनेक्टेड है, तो ऑटोमेटिकली मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी वजह से मेरे आसपास की प्रकृति को नुकसान हो। तो ये सिंपल सा है कि अगर हम किसी भी पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिसी में ये चीज मिसिंग हो जाती है, हाउ टू इरेडिकेट मेंटल पॉल्यूशन। तो एज ए स्पिरिचुअल पर्सन, इट इज माय एक्सपीरियंस, मैं अपनी व्यक्तिगत लाइफ से मैंने फील किया है कि मेरे अंदर भी बहुत सारा वैचारिक पॉल्यूशन था, और उसका इफेक्ट मेरे कर्मों में दिखता था और मेरे कर्मों से मेरे परिवार में दिखता था। तो जब मैंने वहां पे काम किया, अपने माइंड के वैचारिक पॉल्यूशन को साफ किया, तो उससे मेरी लाइफ भी पीसफुल हो गई है। मेरी लाइफ पीसफुल होने की वजह से मेरे फैमिली की लाइफ भी पीसफुल हो गई है, और मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहां की लाइफ भी, मेरे आसपास की लाइफ पीसफुल है। तो वो एक व्यक्ति ने अगर अपने अंदर बदलाव किया है तो उसका असर पूरे समाज, पूरी दुनिया पे पड़ता है, भले ही वो छोटे रूप में पड़े, लेकिन पड़ता है। वांगर साहब, हम ये कैसे समझेंगे कि हम वैचारिक प्रदूषण से पूरी तरह से ग्रसित हैं? हमारे अंदर क्या ऐसे लक्षण दिखेंगे जिससे मुझे लगेगा कि ये प्रदूषण मुझे असर कर रहा है? देखिए क्या है, किसी भी खेत में अगर किसान जो है वो उसकी देखभाल नहीं कर रहा है तो खरपतवार स्वाभाविक है जी। तो ये सिंपल सा इंडिकेटर है कि यदि हम जो खेत के किसान, हमारा माइंड एक खेत मान लीजिए, एक फील्ड मान लीजिए, यदि हम उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब हमने बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ बाहर ही बाहर काम किया है, पढ़ाई की है, जॉब किया है, फैमिली किया है, यानी माइंड पे हमने कभी खेती बाड़ी नहीं की है, कभी उसकी सफाई नहीं की है, तो ये 101% मान के चलिए कि हमारे मन में खरपतवार है, वैचारिक पॉल्यूशन है, भले ही हम बाहर से अपने आप को चाहे इतना अच्छा, ईमानदार या वो समझे।
तो ये सबसे पहली चीज है कि हमें सेल्फ एनालिसिस करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हमारे अंदर किस टाइप का पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है। पॉल्यूशन तो मिलेगा, वो लस्ट के फॉर्म में मिलेगा, काम क्रोध के फॉर्म में मिलेगा, ग्रीड के फॉर्म में मिलेगा, ईगो के फॉर्म में मिलेगा, ये सब पॉल्यूशन की फॉर्म है। तो आज 99% व्यक्ति जो है इससे कम या ज्यादा रूप में ग्रसित है। इन चारों जो मेंटल बीमारियां हैं, पॉल्यूशन है, इनसे ग्रसित है। तो सबसे अच्छी चीज यही है कि हम स्वीकार कर ले कि हाँ हम बीमार हैं। जो व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा वो डॉक्टर के पास कभी नहीं जाएगा। बिल्कुल, वो अपने आप को बीमारी रखेगा और साथ में समाज में बीमारी भी फैलाएगा, वो कॉन्टेजियस हो जाएगा। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है ना, हम लोग क्वारंटाइन कर देते हैं। तो स्पिरिचुअल पर्सन जो है वो अपने ऊपर सेल्फ क्वारंटाइन करके अपने मन पे काम करता है, मन की खरपतवार को साफ करता है। और जब वो साफ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो बाहर आके, ये जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने पहले तपस्या करके अपने आप को इवॉल्व किया। इवॉल्व करने के बाद देन दे केम इनटू सोसाइटी, दे स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड दे क्लीन द पॉल्यूशन ऑफ माइंड। दिस इज द थिंग। वांगर साहब, जैसे हम लोग करते हैं कि हमारे अंदर जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी है, शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ने से हम लोगों के ऊपर कोई बैक्टीरिया वायरस जो नॉर्मल ढंग के हैं वो असर नहीं कर पाते हैं, हम जब बहुत कम बीमार पड़ते हैं। तो क्या इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी क्या क्या उपाय हो सकते हैं, हम जानना चाहते हैं। आजकल उस इमोशनल इम्यूनिटी के कम होने की वजह से ये वैचारिक प्रदूषण हम पे बहुत ज्यादा असर करता है और हम बीमार पड़ते जाते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि किसी संवेदनशील सवाल है। जी, हम ये भी देखते हैं कि आसपास के वैचारिक प्रदूषण का असर जो है, मतलब हमारे छोटे छोटे बच्चों पर भी पड़ रहा है। जो बच्चे बहुत ही कम नौनिहाल हैं, 10 साल 12 साल के हैं, उनके अंदर भी ये प्रदूषण बिल्कुल घर कर जाता है। तो इन सब चीजों पर थोड़ी अपनी टिप्पणी दें, कैसे हम लोग इनसे बचें, कैसे इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ाएं, प्लीज। देखिए, आपने इस टॉपिक को आइडेंटिफाई किया, ये अपने आप में पहला कदम है कि आप और आपकी संस्था इस पे काम कर रही है। जी। इमोशनल इम्यूनिटी जो है, हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि अपनी फिजिकल लाइफ को बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं। लाइफ अपने आप में कंप्लीट कब होती है? जब इसमें फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल, ये चारों एस्पेक्ट जो है साथ में काम करते हैं, तभी हम एक पीसफुल और जॉयफुल लाइफ को लीड कर सकते हैं, जी सकते हैं। लेकिन जब हम क्या कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि फिजिकल लाइफ ही सब कुछ है, जो दिख रहा है, जो बॉडी दिख रही है और ब्रेन जो दिख रहा है, बस इसी को हमें इम्प्रूव करना है। माइंड में अपने और बच्चों के केवल इंफॉर्मेशन डालते रहना है, अच्छी डिग्री मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए। तो ये हमारा ब्रेन तो डेवलप हो जाता है, सिर्फ ये क्या करता है, मेमोरी रिटेंशन वाला डिवाइस बनकर रह जाता है। इसे ना इमोशंस हैंडल करना, ना ईगो, ना लस्ट, ना ग्रीड, ये कुछ भी हैंडल करना नहीं आता। बड़ा वल्नरेबल सिचुएशन है ये। जैसे हमारा कंप्यूटर होता है ना, अगर उसमें एंटीवायरस अपडेटेड नहीं है तो बड़ा वल्नरेबल हो जाए, कोई भी वायरस आके उसको वो करप्ट कर सकता है। सिमिलरली आज के यूथ की, आज के बच्चों की यही प्रॉब्लम है। वहां क्या है, हम लोग मेंटल इम्यूनिटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और दिस इज अ थिंग कि मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो लाइफ को ढंग से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, परिवार में अगर बच्चा परेशान है तो नेचुरल है कि उसके पेरेंट्स भी परेशान रहेंगे, तो पूरा परिवार जो है ना बिखर सा जाता है ना। अब मान लीजिए परिवार में बच्चा परेशान है, पेरेंट्स परेशान है, पेरेंट्स जहां जॉब कर रहे होंगे वहां भी परेशान रहेंगे, वहां भी वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो पूरी लाइफ इंटरकनेक्टेड है। अगर एक समाज में एक स्वामी विवेकानंद पैदा होकर पूरे विश्व को प्रभावित कर सकता है, वैसे ही नेगेटिविटी में भी अगर एक बच्चा या एक व्यक्ति नेगेटिव हो जाए तो वो पूरे समाज को प्रभावित करता है। इतना खतरनाक है ये इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो इसको कैसे दूर किया जाए, ये अपने आप में बड़ा रिसर्च का विषय है। और हमारे जो एंशिएंट साइंटिस्ट थे, जिनको हम लोग ऋषि मुनि बोलते हैं, जी, उन्होंने इस पे काफी रिसर्च किया है। इस चीज पे कैसे कंट्रोल किया जाए, पूरा जो है पूरा सिलेबस भी है, पूरा प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं, उस पर हम लोग कर सकते हैं। छोटी छोटी टेक्निक्स हैं तो हम उसको करके कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसमें। अमित साहब, इमोशनल इम्यूनिटी की जरूरत, जैसा आपने बताया कि बचपन से बच्चों में होनी चाहिए, तो क्या हम परिवार में किस तरह का माहौल बना के रखें, मतलब उस माहौल को किस तरह क्रिएट करें हम कि हमारे बच्चों पर इमोशनल इम्यूनिटी जो है धीरे धीरे उसकी मजबूत होती जाए, बचपन से उस पर हम ध्यान दें। क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स होने चाहिए, हमारे गार्जियंस को क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा अपना प्रकाश डालें प्लीज।
जी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को कैसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग करता हूँ। जी जी उनके साथ में पहली चीज़ है कि हम ये डिस्कस करें कि हम हैं क्या? उन्हें हम बताते हैं कि बेटा, हम जो है केवल जो दिख रही है ये बॉडी है, ये नहीं है। जी आप अगर देखें, जैसे आप रौनक हैं, आप अशरफ हैं, मैं अमित हूँ, जी राइट? जी ये हमारे क्या है, हमारी आइडेंटिटी बन गई है और हम इस नाम से इतने ज़्यादा चिपक गए हैं कि अगर जी मैं एक पेपर पे रौनक लिख के और कुछ नेगेटिव लिख दूं तो रौनक जी को बुरा लगेगा, अशरफ लिख के कुछ पॉजिटिव लिख दूं तो अशरफ जी को अच्छा लगेगा, जबकि जी जी एक्चुअल सही में कह मैंने कुछ नहीं कहा। अब आप देखें, क्या ये रियल आइडेंटिटी है हमारी? क्या जब हम डिलीवर हुए, इस संसार में आए, तो क्या ये नेम टेग लेके आए कि यू आर रौनक, यू आर अशरफ, आई एम अमित? नहीं ना। नो तो नहीं हमारे जो बिल्कुल एंशियंट साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस है, हमारी फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट कर दी गई है और उससे हम इतना ज्यादा एसोसिएट हो गए हैं कि सिर्फ एक पेपर पे, एक मार्कशीट पे लिखा आ जाए कि अमित मांगर फेल्ड इन क्लास 10 एंड आई कमिट सुसाइड, जबकि उस पेपर का मेरी एक्चुअल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। सही कह वो नाम का भी मेरे से एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं है। मैं कल को अमित की जगह सुमित नाम रख लूं तो मैं बदल नहीं जाऊंगा, मैं ही रहूंगा। तो हमें ये बच्चों के साथ डिस्कशन करना है कि बेटा, ये जो आज तुम्हारे नाम है, तुम जिनको अपना समझते हो, तुम जिससे आइडेंटिफाई करते हो, इट इज फॉल्स एंड आइडेंटिटी। ये केवल दुनिया चलाने के लिए है, दुनिया में रहने के लिए। इट इज नॉट एवरीथिंग। तो जब हम इस तरह से छोटे छोटे कंसेप्ट उनके क्लियर करेंगे बच्चों के, तो क्या होगा? अब हमने, जैसे मेरी बेटी है, मेरी बेटी को बड़ी बेटी ने कहा कुछ नेगेटिव कि पीहू तुम ऐसी हो, तो मैंने कहा पहली चीज तो तुम एक्चुअल पीहू हो ही नहीं। अब पहली चीज, हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग बना दी गई है कि अगर हम किसी को कोई जानवर से एसोसिएट कर दें, कि सपोज करिए आई एम डंकी, किसी ने मुझे डंकी बोल दिया तो मुझे बुरा लगेगा। क्यों लगेगा? सही क्योंकि हमारे माइंड में ये एक थ्योरी बना दी गई है, डंकी मीन्स बैड, डंकी मीन्स कमजोर, डल, फूल। अब हम करें कि इसमें अगर हम डंकी की परिभाषा आपके माइंड में फिर से वो कर दे, रिप्रोग्राम कर दे। डंकी मीन्स बहादुर, डंकी मीन्स सहनशील, डंकी मीन्स हार्ड सारा वर्क काम करते हुए जो है वो कुछ भी नहीं करता, वो बेचारा सहता रहता है। यू आर हार्ड वर्किंग। तो अब क्या होगा? अब उसे खुशी होगी। हमें केवल डेफिनेशन समझना है और उसको चेंज करना है। जो नेगेटिव फील होता है, किसी ने पागल बोल दी, कोई पागल बोल देगा, लेकिन अगर हमें समझा दें कि पा मीन्स पा लेना और गल मीन्स एसेंस, जो लक्ष्य के पीछे पड़ जाता है दुनिया उसको पागल ही बोलती है, लेकिन जब वो लक्ष्य पा लेता है तो वही दुनिया उसको फॉलो करती है। तो इस तरह से हम उनकी जो इमोशनल एनर्जीज हैं उसको पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता। साइंस भी कहती है, साइंस मानती है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम सब जो है इलेक्ट्रिक और इमोशनल सर्किट हैं। तो बस हमें उस एनर्जी जो जनरेट हो रही है, गुस्से के रूप में आ रही है, फ्रस्ट्रेशन के रूप में आ रही है, हमें उसको चैनलाइज करके उसको रास्ता देना है, निकालना है। तो इस तरह से हम अपने फंडे क्लियर करके, अपने बच्चों के फंडे क्लियर करके इमोशनल इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इट इज माई अमित पर्सनल सर, एक्सपीरियंस कि लाइफ में। बहुत ही बहुत ही अच्छा आपने ये उठाया कि हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है। इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी जी और सब लोगों को जानना चाहिए कि वास्तव में हम हैं क्या। इससे पहले कि हम लोग बातचीत इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आए, हम दर्शकों के कुछ मैसेज पढ़ना चाहते हैं। अमित जी, आपके जी आपके प्रोग्राम को काफी लोग देख रहे हैं, बहुत लोगों ने मैसेज भी किया है। मैं चाहता हूं कि एक बार उन सारे दर्शकों को अपने कार्यक्रम में शामिल करूं, फिर हम लोग इस महत्वपूर्ण जी सवाल जी पर आएंगे कि हम कौन है, हु एम आई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट जी, राइट तो राइट। कुछ हमारे साथ दर्शक जुड़ गए, मैं उनको लेना चाहता हूँ। हमारे साथ अहमदाबाद से राजू मनियार जी जुड़े हुए हैं। राजू मनियार जी, स्वागत कर रहे हैं सबका, रौनक जी का, अमित भाई का, अशरफ जी का, सबका स्वागत कर रहे हैं। विनय कुमार जी धन्यवाद सीबीआई पटना से जुड़े हुए हैं, वो नमस्कार कर रहे हैं आपको। अहमदाबाद से मीनाक्षी अली जी हमारी सदस्य हैं, वो जुड़ी हुई हैं, वो भी अमित जी का स्वागत थैंक यू। कर रही हैं। अंजलि झा जी जुड़ी हुई हैं सुपौल से, इन्होंने कहा वेल सेड सर, प्योरिटी ऑफ थॉट इज नेसेसरी फॉर ए प्योर सोल टू लीड ए हैप्पी लाइफ। अनुपम राज सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ जहानाबाद से, इन्होंने लिखा है कि योर थॉट इज सो रिलेवेंट टू एक्ट लोकल थिंक ग्लोबल। सबसे पहले शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए। हमारे साथ हेल्प एज इंडिया से जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह पटना से, गुड इवनिंग सर, इन्होंने लिखा है। राजू कुमार जी लंदन से जुड़े हुए हैं, हमारे सदस्य भी और हमारे कार्यक्रम को बहुत शिद्दत से देखते हैं, इन्होंने अमित जी का हार्दिक अभिनंदन किया है। आशीष दास जी सुपौल से जुड़े हुए हैं, इन्होंने वेल सेड कहा है। शीतल सिन्हा जी पटना से जुड़ी हुई है, ये आपको वेलकम कर रहे हैं। नंद किशोर विद्यार्थी जी राउरकेला से जुड़े हुए हैं, वे आपको वेलकम कर रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस हैं अमित जी, बाकी को हम लोग बाद में लेंगे। एक बार हमारे दर्शकों के जी लिए जी। आप दो शब्द बोल दें, आप हमारे दर्शकों के लिए जो आपसे जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद।
और आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप भी उस स्पिरिचुअल पथ के राही हैं। सब अपने अपनी तरह से उस अल्टीमेट गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो है को ट्रैवलर हैं। तो जी जी आप सबका शुक्रिया इस यात्रा में हमारे सहभागी बनने के लिए। और पता नहीं ये यात्रा जो है अ, हमें कहाँ ले जाएगी, तो हमें उसी पॉजिटिविटी के साथ में हम सबको सब है ना, सबका साथ सबका विकास, तो ये सेम प्रिंसिपल स्पिरिचुअलिटी पे भी लागू होता है जी जी कि जब तक परिवार में मान लीजिए एक बीमार व्यक्ति है तो बाकी सब भी अच्छा फील नहीं करेंगे। वैसे ही परिवार में अगर एक व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं है तो हम सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो समझदारी इसी में कि सबको स्पिरिचुअली ग्रो किया जाए, सबकी हेल्प बिल्कुल की जाए, सही ताकि लाइफ एक पीसफुल और आनंददायक बन सके। तो सभी दर्शकों का सही। हृदय से धन्यवाद। अमित जी, आते हैं उस महत्वपूर्ण सवाल पर जो कि बहुत जगह यक्ष प्रश्न बन के रहा है कि हम कौन है, हु एम आई। आप क्या कहते हैं? मेरा सही जो है। एक्सपीरियंस है, मेरा जी जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, इट इज अमेजिंग। जब मुझे इसका एहसास हुआ कि हु एम आई, तो मेरा जो पूरा मतलब सरप्राइज से भर गया कि मैं अभी तक किस भ्रम में जी रहा था, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने कहा सब माया है, सब माया है। वो जी जी माया का एक्चुअल मतलब है साइंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर हम देखें कि हम अपनी आंखों से लिमिटेड चीज ही देख पाते हैं, एक फ्रीक्वेंसी में ही चीजें देख पाते हैं, वैसे ही कानों से भी एक लिमिटेड साउंड वेवलेंथ ही हम लोग सुन पाते हैं। तो जो सुन पा रहे हैं दैट्स ओके, हम लोग उसी को लाइव समझते हैं। लेकिन जिसको नहीं सुन पा रहे हैं, तो हमारा सुनने की कमी से मतलब ये नहीं कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये मुझे रिवोल्यूशन हुआ कि हम जो नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो जब मैंने अपनी रिसर्च की कि हु एम आई, क्योंकि जब भी स्पिरिचुअल पथ पे कोई चलता है तो पहला सवाल यही होता है आइडेंटिटी क्राइसिस का। हमारे पास तीन चीजें रहती हैं। एक तो हम खुद होते हैं, दूसरा हमारे पास एक स्पिरिचुअल गोल होता है, खुदा बोल दें, ईश्वर बोल दें, आत्म साक्षात्कार बोल दें, कुछ भी बोल दें, है रास्ता। अमित जी के पास लग रहा है कुछ नेटवर्क की परेशानी है, इसलिए आवाज बहुत क्लियर नहीं आ पा रही है। रौनक जी। और तीन चीजें रहती हैं। तो एक अमित जी, लगता है आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, कुछ नेटवर्क की समस्या। अमित जी, रौनक जी अमित जी आवाज आ फिर रही से है? आवाज तो आ रही है अमित जी, लेकिन आवाज तस्वीर शायद नहीं आ। कुछ इंटरप्शन हाँ हो गई अभी है। ठीक है अमित जी, फिर अभी आप कृपया कृपया फिर ओके से ओके। बोले अमित जी। हाँ अमित जी ने बताया था कि वो तीन चीजें होती हैं, माई सेल्फ, स्पेशल गोल और कुछ और बताया था, वहीं से यस आवाज में प्रॉब्लम यस। थी अमित जी। प्लीज राइट प्लीज। राइट राइट। तो जो हमारा ट्राइंगल लाइफ में हम लोग लेके चलते हैं, और वहां से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है कि हु एम आई। जब तक हमें ये क्लियर नहीं है हु एम आई, तो ना तो हमें गोल की क्लियरिटी रहेगी, ना रास्ता जिस पर हम चल रहे हैं ये पता चलेगा कि ये सही है गलत। तो सबसे पहले जैसे ही आपकी आइडेंटिटी क्लियर हो गई ना, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये दोनों जो चीजें हैं, गोल और रास्ता, दोनों मर्ज होके केवल एक ही बचता है, वो है आई, मैं। अगर आपको रियल आइडेंटिटी जानना है तो आप गहरी नींद वाली कंडीशन पर जाइए। जब आप गहरी नींद में होते हैं तब वहां क्या होता है, थोड़ा सा गौर करिए उस चीज में। उस कंडीशन में ना तो आप रौनक होते हैं ना अशरफ होते हैं, राइट। जी। नेम जो आइडेंटिटी है वो करेक्ट। गई। दूसरा स्टेप होता है जेंडर आइडेंटिटी। क्या आपको एहसास रहता है कि आप मेल हैं फीमेल हैं गहरी नींद में? बिल्कुल नहीं। नहीं, नहीं। नहीं रहता। नेम भी गया, जेंडर भी गया। तीसरा कास्ट क्रीड रिलीजन, इसका भी एहसास नहीं रहता कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, बिल्कुल नहीं। सही कहा सर। वो भी गया। दिन और रात का भी एहसास नहीं रहता है कि दिन है रात है, वो भी बिल्कुल गया। नहीं। जी। टाइम और स्पेस का भी एहसास नहीं है कि आप इंडिया में, पाकिस्तान में, अमेरिका में। लेकिन बिल्कुल। जब आप गहरी नींद से जागते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि मैं गहरी नींद में था, यानी मैं था। आप वहां थे, आपने वो गहरी नींद का अनुभव किया, आप तो वहां थे। लेकिन जितनी भी ह्यूमन मेड, इंसानों द्वारा क्रिएट की गई आइडेंटिटी थी फॉल्स, वो सब गिर जाती है उस गहरी नींद में। वो हमारी रियल कंडीशन है। मैं हूं, मेरे ऊपर कोई टैग नहीं है। मैं जब गहरी नींद से आता हूं कितना फ्रेश फील करता हूं, क्योंकि सारे जो मानसिक बोझ हैं वो हट जाते हैं। नाम के, स्टेटस के, पोस्ट के, डिग्री के, सब हट गए। ठीक है, तो मैं वो हूँ, असली कंडीशन वो है। अब दूसरा आप गौर करिए, स्वप्न अवस्था, जब आप सो रहे हैं और ड्रीम में हैं, तो वहां क्या होता है। सपोज करिए मैंने सपने में रौनक भाई को देखा और अशरफ भाई को देखा, तो क्या जी। रौनक भाई भी, अशरफ भाई भी अपनी अपनी नींद से मेरे सपने में आएंगे?
नहीं ना। नहीं है। नहीं ये आएंगे। सपना किसने क्रिएट किया? ये सपना किसने आपने। क्रिएट किया? मैंने मैंने। क्रिएट किया। मैंने। उस सपने के लोग किसने क्रिएट किए? मैंने क्रिएट किए। मैं। राइट। उस सपने में जो भी एटमॉस्फेयर है सुख दुख का, वो किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट मैंने किया। किया। तो उस सपने के कण कण में मैं हूं। उस सपने के कण कण में मैं हूं। उस सपने के हर व्यक्ति में मैं ही हूं। उस सपने के सुख और दुख क्रिएट करने वाला भी मैं हूं और भोगने वाला भी मैं ही हूं। ये दूसरी अवस्था है जिसको बोलते हैं क्रिएटर वाली, जिसको ब्रह्मा वाली अवस्था बोलते हैं। तो मैं वो भी हूं, यानी मैं एक संसार क्रिएट कर रहा हूं। आई एम द क्रिएटर, आई हैव द सेम पावर। जिसने ये पूरा ब्रह्मांड क्रिएट किया है, आई एम द सेम पावर। इसलिए कहा गया कि हम सब आत्मा हैं, हम सब एक ही हैं। डीप लेवल पे जाके सुसुप्ति जो गहरी नींद में थी और स्वप्न अवस्था में जाके आपको अपनी पावर का एहसास होता है कि यस आई कैन क्रिएट अ वर्ल्ड। अब क्या होता है जब आपने सपना अच्छा देखा है और जब आप जागते हैं तो एक अच्छी फीलिंग आती है ना। हाँ, अच्छी फीलिंग आती है। सपने राइट, से सही कह रहे आने के बाद, सपने से जागने के बाद ही आप कहते हैं ना कि आपने सपना देखा है। सपने में तो एहसास नहीं होता ना हैं। कि ये बिल्कुल। सपना है। जी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब तक आप एक अवस्था में हैं आपको दूसरी अवस्था नहीं होता कि वो है या नहीं। बिल्कुल। आप जिस अवस्था में हैं, आप उसी को असलियत समझते हैं। तो जब तक हम जी जी। सपने में थे तो हम सपने को जी रहे थे, उसको महसूस कर रहे थे। जब जागे तो हमें लगा नहीं यार वो असली लाइफ नहीं थी, वो माया थी, वो भ्रम था, ये असली लाइफ है। तो उसी तरह ये बॉडी से निकलने के बाद या आफ्टर डेथ इसको हम बोलते हैं, तब हम एहसास करेंगे यार हम ये भी सपना जी रहे थे और हम इसमें इतने उलझे हुए थे, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रखी थी लाइफ को, ये तो कुछ है ही नहीं है, ये तो सपने की तरह थी। तो ध्यान या स्पिरिचुअलिटी हमें जीते जी उसका एहसास कराती है कि ये सब सपना है। इसीलिए वो ऋषि मुनि स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कह पाए कि ये सब माया है जीते जी, क्योंकि उन्होंने वो थर्ड अवस्था को एक्सपीरियंस कर लिया था जिसको वो समाधि बोलते हैं, या आप एक्सपीरियंस या लाइफ, है ना। तो मैं कौन हूं, इसका एहसास आप इन तीनों कोरिलेशन से कर सकते हैं कि आप बिना बॉडी के भी थे, जब आप नींद में थे आपकी बॉडी का एहसास नहीं था, आप थे। सपने के जरिए आप अमित वांगर साहब का नेटवर्क बीच बीच में कुछ खराब हो रहा है, हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ जाएंगे। रौनक जी, अशरफ जी बताएं अशरफ जी। बोलिए। हमारे साथ अमित वांगर साहब आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं लगता है कुछ। जी अमित, अमित साहब। जी जी। तो हाँ मैं बीच में यही आपको कह रहा थर्ड। था कि हम जो है, जी जी, बोलिए सर, आप थर्ड अवस्था समाधि के बाद कुछ बताना चाहते थोड़ा नेटवर्क इशू अमित जी हो रहा है उधर लगता है। दूसरे शिफ्ट करके देखता हूँ शायद नेटवर्क बेटर आ जाए। हाँ प्लीज अशरफ, तब तक अमित वांगर साहब आते हैं, मैं दर्शकों से कुछ बात कर लूं। दर्शकों एक बार फिर से जो हमारे साथ देर से जुड़े हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि हमारे जो आज के मेहमान थे गोपाल खंडेलवाल जी, जो हमारे पास आने वाले थे हमारे प्रोग्राम में, आज किसी खास स्वास्थ्य कारण की वजह से एकाएक उन्होंने अंतिम समय में हमें फोन किया कि हम आज जुड़ नहीं पाएंगे, अगले दिन अगले किसी सप्ताह में प्रोग्राम बनाया जाए। तो किसी विशेष कारण से, स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं आ पाए। हम इसी बीच हमने अपने नए मेहमान जो अमित वांगर साहब हैं, इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, जो कि एक प्रख्यात मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, और साथ में वो एक सरकारी कर्मचारी भी हैं, और अपने खास अपने व्यस्त समय से वो समय निकालकर इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे साथ आएं, और अमित वांगर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित वांगर साहब हमारे साथ आए हैं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है उनके साथ, जैसे ही उनका नेटवर्क सही होगा हम एक बार फिर से उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। मैं दर्शकों को बता दूं आपको कि हमारा ये प्रोग्राम लगभग ये साल का इसके बाद हम लोग 1-2 और वीक में प्रोग्राम करेंगे, उसका फिर अगले साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 6 महीने लगभग हमारे प्रोग्राम के हो चुके हैं। अमित वांगर हमारे चौथे प्रोग्राम में आए थे और आज हमारे लगभग कौन 27वें जी प्रोग्राम अब में आ ये रही है हमारे आवाज? साथ है। हैं। हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ जी अमित जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू करें अमित जी। अमित वांगर साहब। हाँ, अमित साहब, हमारी आवाज जा रही है आपके पास? अमित जी, हमारी आवाज आ रही है आप तक? जी जी। आ रही है। हाँ, हाँ, आ रही है। 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 आ रही है।
वहां पे कुछ नेटवर्क का इश्यू चल लग रहा है ऐसा, और नेटवर्क का इश्यू तो कहीं भी हो सकता है रौनक जी। जी जी, बाकी तो बातें अभी चल रही थी, अमित वांगर साहब जो बता रहे हैं, ये तो फैक्ट ऑफ लाइफ है कि जो हम लोग जिंदगी जी रहे हैं वो एक्चुअल नहीं है, काल्पनिक एक तरीके से कह सकते हैं। सच्चाई और अच्छाई किस तरीके से हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, बहुत बड़ी बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई है अमित जी ने। और सब बहुत सही कह रहे हैं, कोई भी इंसान हमें कुछ भी बोल देता है और हम उस चीज को अपने ऊपर लेकर के चल पाते हैं। जैसे उन्होंने एक डोंकी का भी एग्जांपल दिया था, किसी ने आपको डोंकी कह दिया तो आप उसके नेगेटिव स्वरूप को सोचते हैं कि वो जी इसको दिमाग नहीं होता, लेकिन आप इसके पॉजिटिव स्वरूप को अगर सोचना चाहें तो आपकी जिंदगी की जो है चीजें ही बदल जाएगी। अमित जी आ गए हैं, अमित जी प्लीज सर। अमित जी आप तक हमारी आवाज आ रही है? सॉरी, डिस्टरबेंस, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। कोई बात नहीं है सर, यस हम यस, आ आपके रही लिए है। वेट कर सकते हैं। जी अभी आवाज आ रही है। जी सर, आप बता रहे थे, आगे आगे आप कंटिन्यू करें। आपने जो है वो थर्ड तो स्टेज समाधि तक हम लोग आइडेंटिटी आया क्राइसिस हमें था। सबसे पहले दूर करना है कि मैं, यस यस यस, थर्ड स्टेज तक हम लोग जो बात कर रहे थे कि हम जीते जी वो सारी चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस स्ट्रांग होता जाता, तो हमारी जो फॉल्स आइडेंटिटी है वो हम केवल अपने दैनिक काम काज के लिए यूज करते हैं, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ना अपनी नेम में, ना पोस्ट में, ना एजुकेशन में, ना स्टेटस में। ये हमें ज्यादा उलझा के नहीं रख पाते हैं। लेकिन जब हम अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं पहचानते ना, तो यही फॉल्स आइडेंटिटी हमारी जो है सबसे लिए खतरा बनी। हम इतना उलझ जाते हैं कि हम मरते में भी, सपोज करो रिटायर्ड भी हो गया, फिर भी मैं अपने आप को सीबीआई इंस्पेक्टर समझ रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ लोग, तो ये फॉल्स आइडेंटिटी जैसे जैसे गिरने लगती है ना, तो आपका हो जाता है, आप लाइफ को फ्रीली एंजॉय, जो भी मिला उसको थोड़ा सा हेवन दे दिया, जो भी परेशान मिला अमित सर आपकी आवाज जो है वो कट कट के आ रही है, और आप जो बातें बता रहे हैं वो इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको छोड़ने को जी नहीं करेगा। तो नेटवर्क का इश्यू आ रहा है रौनक जी। हाँ अमित सर, अगर आपके पास कोई दूसरा नेटवर्क इशू, दूसरा नेटवर्क हो तो उसके थ्रू जुड़ सकते हैं आप। हेलो। मैं कोशिश करता हूँ, दूसरे मोबाइल से ट्राई करता हूँ। गिव मी फ्यू मिनट्स, गिव मी फ्यू हाँ प्लीज मिनट्स। प्लीज तो प्लीज प्लीज प्लीज, जी हम सर। आपका इंतजार रहेगा, आइए प्लीज। राइट राइट। रौनक जी जैसे मैं कह रहा था कि हम लोग आज हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं। किसी ने किसी बच्चे को पागल बोल दिया, किसी ने किसी बच्चे को गधा बोल दिया, तो बच्चा आकर के बोलता पापा मुझे इसने ऐसा कहा है। मतलब वो बच्चे को ये सिखाने वाला कौन है? ये सिखाने वाले आप, मैं और हमारे जैसे ही लोग हैं, जो उसको कैसे पॉजिटिव किया जा सकता है अपने बच्चों को, क्योंकि हमने भी यही सीखा है, हम वही अपने बच्चों को सिखाते हैं। एक अपने माहौल को कैसे हम पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जा सकते हैं, ऐसा जो है ऐसा एग्जाम्पल अभी अभी अमित वांगर जी ने अपने परिवार के लेकर के कहा है कि आप उसको किस तरीके से सोचते हैं, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप तो नेगेटिविटी को कैरी कर रहे हैं, आप जैसी सोच बनाएंगे उसी से आपके चारों बगल का माहौल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में एक इंसान बीमार है तो पूरा माहौल बीमारी का रहेगा, एक इंसान नेगेटिव है तो पूरा माहौल नेगेटिविटी का रहेगा। और अगर नेगेटिविटी की शुरुआत आपने सुबह सुबह ही कर दी है तो आपके ऑफिस की में जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस तरफ आपका फोकस होना चाहिए वो फोकस उससे हट जाएगा, नेगेटिविटी वहां तक पहुंच जाएगी। इट मीन्स कि नेगेटिविटी नेगेटिविटी चारों बगल फैल जाएगी। तो अपने जीवन को किस तरीके से हम पॉजिटिव रह सकते हैं, ये आज के डेट की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हम अपनी सोच को स्वस्थ करें, अपने मानसिकता को स्वस्थ करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। और जनरली मैं बोलूंगा कि इस चीज से सभी लोग ग्रस्त हैं, सभी लोग बीमार हैं। हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, जात पात धर्म सब चीज से आगे बढ़ करके हमें सोचना चाहिए। क्या कहते हैं रौनक जी आप इसके बारे में? नहीं अमित, अशरफ जी आपने बहुत ही अच्छी बात कहा कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन एक समस्या ये आती है कि हम पॉजिटिव हमेशा सोच नहीं पाते हैं। पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते लेकिन सोच नहीं पाते हैं। तो इसके पीछे भी एक जी बहुत बड़ा कारण है कि हमारी सोच का सोर्स क्या है, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो हम सोचते कहाँ से हैं, तो हम जी सोचते उससे हैं कि हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन जा रहा है, हमारे मस्तिष्क में जो इंफॉर्मेशन जा रहा है, उसी वही हमारे सोच का निर्माण कर रहा है। मतलब वो इंफॉर्मेशन जी एक रॉ मटेरियल्स है, और उससे हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं अपनी सोच का। तो जी जैसे ही हम, जितना हमारे मस्तिष्क में जिस तरह का रॉ मटेरियल जाएगा, हमारी सोच वैसे ही निकलेगी। तो पॉजिटिव रॉ मटेरियल्स के लिए, पॉजिटिव सोच के लिए पॉजिटिव रॉ मटेरियल्स डालना है। इसी बीच अमित वांगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं।
अमित साहब, हमारी आवाज आ रही है? यस यस, आपकी आवाज आ रही है, हमारी आ रही है? जी बिल्कुल, बहुत जी अच्छी सर। आ रही है। आप अपनी बात कंटिन्यू करें प्लीज। तो दोबारा लेकर के चलता हूँ जी, सर को याद करा दूं। आई एम रियली सॉरी सर कि मैं फिर से आपको वहीं ले जाता हूँ, क्योंकि आपका टॉपिक इतना अच्छा है ना कि मैं आपको उस पॉइंट से छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। तो फिर से आपने बताया कि जो तीसरी थर्ड समाधि तक होते हैं उसके बाद आदमी अपनी आइडेंटिटी में उलझा रह जाता है। जी सर, कैरी करें, कैरी ऑन करें। तो मैं यही कह रहा था, जैसे जैसे हम लोग अपनी सेल्फ इंक्वायरी करते जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, ध्यान के माध्यम से या जो भी हम पाथ फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो रिलीजियस पाथ कर रहे हैं या स्पिरिचुअल पाथ करें, हमें बेसिक मुद्दे अमित जी, क्या लग रहा है अभी भी नेटवर्क का इशू है? रौनक जी, समटाइम्स ऐसा होता है। तो अमित जी लग रहा है दिल्ली में लगता है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे है, उससे भी कुछ नेटवर्क की कोई परेशानी हो सकती है क्या? हो सकता है सर, नहीं जी, हो सकता है सर, कुछ कॉन्जेशन हो सकता है। तो देखते हैं अमित जी फिर से हमारे साथ जुड़। मुझे लग रहा है वो कि अमित सर आजकल लगता है ऊपर वाले की इच्छा नहीं है कि ये सीक्रेट शेयर किया जाए। नहीं नहीं, अभी हमारे पास बहुत समय है, ये सीक्रेट हम लोग शेयर करेंगे जरूर अमित भाई। सिर्फ फर्क ये है कि सर आप एक्चुअली जितने कंफर्टेबिलिटी से बैठ करके करना चाह रहे हैं, ऊपर वाला चाह रहा है कि आप जो है ये थोड़ा ऐसे माहौल में ऐसी जगह जाकर के हैं जहाँ नेटवर्क का भी कनेक्शन डायरेक्टली आपसे जुड़ सके। अमित जी की आवाज हम तक नहीं जा पाए, हमारी आवाज उन तक नहीं जा पा रही है रौनक जी, ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, बहुत जल्द वो आएंगे जरूर। वो काफी प्रयास कर रहे हैं, कुछ कभी कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यस अशरफ भाई, एम आई एबल लिसन? आप जी मुझे सर, सुन पा आप रहे हैं? जी अमित जी बताएं। बहुत तो मैं बस यही कह रहा था, इसी के साथ अपनी जो इस क्वेश्चन का जो कंक्लूडिंग आंसर यही है कि हमें किसी भी पाथ से चलें, किसी भी रिलीजन से चलें, किसी भी तरीके से अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचानना है, उस रियल आइडेंटिटी की जर्नी में आगे बढ़ना है। क्योंकि जब तक हमारी रियल आइडेंटिटी की जर्नी क्लियर नहीं होगी, हमें ना तो गॉड का कंसेप्ट समझ में आएगा, ना उस रास्ते पे चलने का कंसेप्ट समझ में आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप से सेल्फ इंक्वायरी हमें करनी है। मेरा एक क्वेश्चन है रौनक जी, अगर आप अलाउ करें तो। आप अमित अशरफ जी, बिल्कुल हम आपके पास पहुंचेंगे। मैं एक छोटी सी बात में लगता है अमित सर फिर से हमारे साथ नेटवर्क उनका कट गया है, वो आएंगे बहुत जल्द। अशरफ जी, हम आपके पास चलते हैं, आप कार्यक्रम आपके सारे सवाल लिए जाएंगे अमित वांगर साहब से। मैं देखता हूँ अमित साहब फिर जुड़ रहे हैं। आपका क्वेश्चंस जी अमित जी, हमारी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि हमारे प्रश्न का अंत में आप जवाब मतलब कंक्लूजन करके हमें बताए कि हु एम आई, हम कौन हैं, ये जवाब नहीं आ पाया, नहीं समझ पाए हम लोग। देखिए, अगर मैं जो जवाब दूंगा ये मेरा एक्सपीरियंस का जवाब होगा, जी है ना। हम ये चाहते हैं कि ये मैंने जो उदाहरण दिया आपको गहरी नींद वाला, जी सपने वाला, तो मैंने जो गहरी नींद वाला उदाहरण दिया कि आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है वो उस गहरी नींद में पता चलता है, यानी मैं हूं, दिस इज इनफ। मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं, ये सब बाद में क्रिएट की गई आइडेंटिटी है, ह्यूमन साइकोलॉजी द्वारा, हमारी सोसाइटी द्वारा। जी जी तो जब हमारा अंत समय आता है, एट द टाइम ऑफ डेथ, ये सारी फॉल्स आइडेंटिटी गिर जाती है, और जब हम अपनी रियल आइडेंटिटी के मैं सिर्फ हूं, क्या हूं, उस पूरी यूनिवर्स का एक पार्ट, गहरी नींद में आप भी वही होते हैं जो मैं होता हूं। मुझे भी एहसास नहीं रहता है कि मैं अमित हूं या मैं मेल हूं, फीमेल हूं, हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं रहता है। तो यही कंडीशन आपकी है, और आई थिंक यही कंडीशन पूरे यूनिवर्स में जितने भी ह्यूमन बीइंग है सबकी होगी। जी जी इसलिए हमारे सभी धर्मों में ये कहा गया कि हम सब एक हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नॉट दिस फिजिकल अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ रियल एसेंस, कि ये एसेंस फॉर्म में हम सब एक हैं, है ना।
तो हमारा हु एम आई का जवाब यही है कि जैसे एक बड़ा सा ओशन है, उस ओशन में अलग अलग लहरें उठती हैं, उस ओशन में अलग अलग बूंदें मिलकर एक सागर का अस्तित्व बनाती हैं। तो सिमिलरली हम सब भी वही हैं, उसी ओशन में ही हम लोग लहरों की तरह उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसी में मिल जाते हैं। तो हम सब उसी के एक पार्ट हैं, लेकिन हम लोग अपनी छोटी बुद्धि की वजह से अपने आप को अलग समझते हैं। एक लहर कहती है मैं बड़ी लहर हूँ, ये लहर मेरे से छोटी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वी आर बेसिकली द पार्ट ऑफ दैट बिग होल ओशन। दिस इज अवर रियल आइडेंटिटी। वी आर ऑल कनेक्टेड, वी आर ऑल इंटरलिंक्ड एंड वी आर वन। एक बड़ी सी मैग्नेट के आप लाखों टुकड़े कर दें, लेकिन वो रहेगी मैग्नेट ही। वैसे ही उस सुपर सोल, उसको गॉड बोल दे, अल्लाह बोल दे, खुदा बोल दे, ईश्वर बोल दे, उस सुपर सोल के आप करोड़ों सोल बना दें, बट वो सोल में सेम पावर रहेगी। जैसे एक इंसान का बच्चा क्या होता है, इंसान ही पैदा करेगा ना, एक इंसान का बच्चा इंसान। वैसे ही गॉड का बच्चा गॉड ही रहता है। गॉड ऑलवेज क्रिएट गॉड्स। ये हम इंसान हैं कि अपनी छोटी बुद्धि से सोचते हैं कि ये जानवर है, ये पक्षी है, ये इंसान है। इंसान में भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि ये बुद्धिमान है, ये कमजोर है। तो गॉड ऑलवेज क्रिएट गॉड्स। तो जब हमें अपनी रियल आइडेंटिटी का एहसास हो जाता है, देन वी इक्वली स्टार्ट बिहेविंग। तो वो वसुदेव कुटुंबकम वाली फीलिंग आ जाती है कि यस, यू आर माई कुटुंब, यू आर माई फैमिली, बिकॉज आई एम द वन। मुझे वो अपनी समाधि में वो एकता का एहसास हो गया, मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी का एहसास हो गया। तो ये अभी मैंने तो बताया, ये लोगों के लिए, दर्शकों के लिए बातें हैं, ये मेरा अनुभव है। मेरी सभी दर्शकों से और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस व्यक्तिगत जर्नी पे आगे बढ़िए। जैसे जैसे आपको एहसास होगा, मजा आएगा लाइफ में। लाइफ में आनंद के सिवा कुछ बचेगा ही नहीं। तो यही मेरा मतलब अनुभव है अब तक का। जी अमित साहब, बहुत ही सही तरीके से आपने डिफाइन किया हु एम आई, और जब तक हम अपनी व्यक्तिगत यात्रा शुरू नहीं करेंगे हमें इस बात का अनुभव नहीं होगा। अभी सिर्फ हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अच्छा लग रहा है हमें, लेकिन अनुभव करने के लिए हमें अपनी व्यक्तिगत स्पिरिचुअल यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। और आपके साथ साथ मैं भी दर्शकों से अपील करता हूँ, जितनी जल्द हो अपनी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू करें। रिटायर्ड होने का इंतजार ना करें कि रिटायरमेंट के बाद शुरू करेंगे, या शुरू करेंगे वहां शुरू करेंगे। और मेरे ख्याल से, और शायद अमित साहब भी इस ख्याल से जुड़ते होंगे, कि बचपन से ही अपनी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। लोगों को समझा देनी चाहिए कि हमें, हम क्या हैं, हमारी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू होनी चाहिए। अमित भाई, हमारे साथ अशरफ भाई जुड़े हुए हैं। जैसा कि लगातार आप, अशरफ भाई के पास भी बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए। हम चलते हैं सीधे अहमदाबाद अशरफ भाई के पास। अशरफ अली जी, ओवर टू यू। सर, ये बातें तो इतनी बड़ी है कि अमित सर को अगर ना छोड़ा जाए तो 2-4 घंटे हम इस कार्यक्रम को चला सकते हैं। लेकिन आपने सर जिंदगी की सच्चाई बता रहे हैं, और इस आपने अपने बच्चों के बारे में, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे रौनक जी से, कि आपको किस तरीके से किसी बात को लेना है, नेगेटिव या पॉजिटिव, डिपेंड आपके ऊपर करता है। आपने डॉगी का एग्जांपल दिया था कि आप जो है उसके लिए ऐसा सोचते हो कि उसके दिमाग नहीं होता, लेकिन उसकी सहनशीलता, उसके हार्ड वर्क को आप नहीं नोट कर रहे हैं। आप उसको अगर उस तरीके से अगर डिफाइन करें तो वो कितनी सकारात्मक सी चीज है, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो सर क्या है, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपसे, आज के टाइम में, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है सर, इसलिए मैं जानना चाहता था। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग, कभी नहीं, रेगुलर चीजें हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम मंदिर जाते हैं, इवन जब हम प्रे करते रहते हैं, हम लोगों का मानसिक संतुलन उस टाइम में भी, जब हम भगवान के सामने खड़े हैं, हम सिजदे में खड़े हुए हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। सिर्फ हमारा फिजिकल अपीयरेंस भगवान के सामने, अल्लाह के सामने है, हम सजदे के अंदर है, लेकिन जो है दिमाग में पता चला कुछ ऑफिस चल रहा है, कुछ पैसे का अरेंजमेंट चल रहा है, कुछ और चल रहा है, कि जल्दी भागना है, वहां पहुंचना है, मतलब हम वहां भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और मैं सच बताऊं, ये मेरे साथ तो है। मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड के सारे लोगों के साथ साथ ये चीजें हो रही होगी, एक्सेप्ट जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं, जिनको जीवन के बारे में पता चल चुका है। आखिर ऐसा क्यों है? कैसे इससे भटकाव को हम दूर करें? यही है क्वेश्चन। ये जो, जैसे बच्चों को हम लोग बचपन से ही स्कूल में डाल के उनको ट्रेनिंग देते हैं, एक माहौल देते हैं। वो किंडरगार्टन से यात्रा स्टार्ट होती है और कॉलेज तक चलती है। कितने साल हम इसमें देते हैं, तब जाके उनका माइंड ट्रेन होता है एक भाषा को समझने में, लैंग्वेज समझने में, इंफॉर्मेशन सीखने में। सो इट इज सिंपली अ ट्रेनिंग। अभी तक क्या हुआ है, ईश्वर की तरफ, खुदा की तरफ बढ़ने की हमें कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है। हमें सिर्फ क्या है, एक बुक पकड़ा दी जाती है, एक पद्धति दे दी जाती है, और हम उस जद्दोजहद में लग जाते हैं।
बचपन से भीड़ जा रही होती है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। वहां कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा आपका साथ होगा। और दूसरी चीज सबसे बड़ी, अगर आप रियलाइज करें तो आपको ये सोच के हंसी आएगी कि हम रियल गाइडेंस एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। जिस गॉड की, जिस अल्लाह की, जिस ईश्वर की हम इतनी शिद्दत से पूजा करना चाहते हैं, अगर वो फिजिकली आपके साथ रहने लगे तो आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो टोकेगा बात बात में कि अशरफ भाई ऐसा नहीं करना है, रौनक भाई वहां नहीं जाना है, उससे ऐसा बर्ताव नहीं करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से एक कंफर्टेबल गॉड, एक कंफर्टेबल तरीका सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना। उस कंफर्टेबल तरीके से बस अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से ही हमने सजदा कर लिया, पूजा कर ली, पाठ कर लिया। मन लगे ना लगे, आप तो फिर भी सोचते हैं कि हाँ मन लग रहा है नहीं लग रहा, आप ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन 90% पीपल तो उन्हें इससे भी मतलब नहीं है कि मन लग रहा है नहीं लग रहा है। उनका माइंड इतना प्रोग्राम हो चुका है कि अगर वो पूजा नहीं करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम, वहां ईश्वर की जरूरत है या नहीं है, नहीं, ये एडिक्शन हो गया है। यस, पूजा भी हमारा एक एडिक्शन बन गई है। तो अब जो आपका बेसिक सवाल था कि हम अपने मन को कैसे समझाएं, कैसे रेगुलेट करें, दिस इज द बेसिक इशू। तो जिस तरह से हमने मन को भटकने के लिए छोड़ दिया था, अब उससे दोस्ती करना है, उससे फ्रेंडशिप करनी है जी। पूजा के लिए भीड़ भाड़ वाली जगह से पहले एकांत में आने का, हमें एकांत में अपने मन को टाइम देना है ना। एकांत में आप अपने मन से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जब आप बैठेंगे आंखें बंद करके नमाज में या पूजा में, जो तो उसमें आप ऑब्जर्व करिए कि आपका मन क्या सोच रहा है। मान लीजिए वो आपके बिजनेस के बारे में सोच रहा है, तो ये देखिए कि कहीं कोई वो आपको बिजनेस की कोई प्रॉब्लम तो नहीं बता रहा है जो आने वाली है या जो चल रही है। तो वो आप देखेंगे कि मन आपका जो है दोस्त है, वो आपकी जो जीवन पे समस्या आने वाली है उसको पहले से सोच के आपको आगाह कर रहा है कि अशरफ भाई आपको इसके पैसे देना है या इससे पैसे लेना है या बिजनेस में यहाँ पूंजी लगानी है, तो वो आपको सलाह दे रहा है। हम अपने सारे दिन में इतने बिजी रहते हैं कि उस सच्चे दोस्त की बात ही नहीं सुन पाते। तो जैसे ही वो उसको टाइम मिलता है, मान लीजिए आप सोने जा रहे हैं तो उसको टाइम मिल गया कि हाँ अशरफ भाई से बातचीत कर ली जाए, तो वो बातचीत करेगा, आपकी नींद खराब कर देगा वो। आप नमाज में जाएंगे, वो देखेंगे अरे अशरफ भाई आप फ्री हैं, अब हम इनसे बात कर लेते हैं, तो वो नमाज में डिस्टर्ब करेगा, पूजा में डिस्टर्ब करेगा। तो उससे अच्छा हमें टाइम, दिन में क्या करना है, एक टाइम निकालें जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, 10 मिनट 15 मिनट बैठ के उससे डिस्कशन करें, उसकी समस्याएं सुन लें, नोट करना हो तो नोट कर ले, उसको सॉल्यूशन बता दें कि ये सॉल्यूशन है। फिर उससे बोले ठीक है अब हमने तुम्हारी बात सुन ली, अब तुम हमारी बात सुन के पूजा में ईश्वर की तरफ, अल्लाह की तरफ बढ़ो। तो इस तरह से हमें उसको आपसी बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझाना है, उससे बातचीत करनी है, उससे फ्रेंडशिप करनी है, उसकी समस्या को समझना है। दिस इज द ओनली वे, उनकी नहीं, उससे हमारी कम्युनिकेशन समस्या एस्टैब्लिश करना है। जी, बहुत सही बताया सर आपने कि हम अपने मन के ही, अपने ही दोस्त के बारे में, जो हमारे लिए ख्याल रख रहा है और हमारे बारे में ख्याल करता है, हम उसके बारे में ख्याल नहीं करते, और हम जो है दीन और दुनियावी बातों में खोए हुए हैं। जो हमारे अंदर है, हमारे रूह, हम उसका ख्याल नहीं कर रहे हैं और हम कहीं और भागे चल रहे हैं। वेरी ट्रू सर। मैं दूसरे क्वेश्चन के लिए जरूर आपके पास आऊंगा और आगे बढ़ता हूँ। रौनक जी, आपको हैंड ओवर करता हूँ डिस्कशन। फैंटास्टिक सर, थैंक यू वेरी मच। रौनक जी। जी अशरफ जी, आपने बहुत ही माकूल सवाल पूछा अमित जी से, और ये हमारे आज के अधिकतर लोगों की समस्या ये है कि पूरा का पूरा हनुमान चालीसा हम पढ़ लेंगे, पूरा का पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ लेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारी अलग बातें चलती रहेंगी। पढ़ लेंगे आपको लगेगा जो सारी बातें मैं पढ़ चुका हूँ, आपको लगेगा जो एकदम वो इस तरह कंठस्थ याद हो जाता है ना, उसके लिए दिमाग को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसके पीछे में हम लोग पूरी अलग अलग चीजों को भी बात करते रहते हैं, अलग अलग चीजों पर जाते रहते हैं। और बहुत ही सही उपाय बताया इन्होंने कि अपने मन के साथ बात करनी है। हाँ, और मुझे लगता है कि अमित जी को इसको और भी सामान्य भाषा में बोले तो हमें ध्यान करना है अपने मन के साथ बैठ कर थोड़ा सा। क्या अमित जी, am I right? इसी को ध्यान कहते हैं। इसी को ध्यान, अगर देखा जाए, ध्यान को अगर ब्रेक किया जाए, संधि विच्छेद किया जाए, धा और यान, यानी ध्यान जो है वो यान है जो आपके मन को ईश्वर तक ले जा रहा है, खुदा तक ले जा रहा है। और जब आपका यान ही फिट नहीं होगा, आपका यान ही आपकी बात नहीं मानेगा, तो वो मन को कैसे ले जाएगा? बिल्कुल। तो जो मन है, जो यान है, उसको हमें समझना है ना, उसकी फंक्शनिंग समझना है, क्योंकि यही यान आपको ईश्वर, खुदा या जीवन के लक्ष्य तक ले जाने वाला है। तो बातचीत के जरिए उसके साथ, जैसे मान लीजिए हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसके साथ टाइम देते हैं ना, उसको प्रैक्टिस करते हैं, ड्राइव करते हैं,
कितना ब्रेक लग रहा है, कितना लगाना है, कब एक्सीलेटर लेना है। वैसे ही जो आपका यान है, मन है, इसके साथ हमने कभी टाइम ही नहीं दिया। सही कह रहे हैं। अब क्या हो रहा है, टाइम नहीं दे रहा तो मन जो है अपने हिसाब से गाड़ी चला रहा है, ऑटोमेटिक मोड में आ गया है। उसे कोई चीज अच्छी लगती है तो खुश हो जाता है, बुरी लगती है दुखी हो जाता है। तो अभी क्या है, मन हमारी गाड़ी चला रहा है, हम अभी उस मन के यान को इस्तेमाल नहीं कर रहे। रेगुलर प्रैक्टिस, मेडिटेशन के या ध्यान के रेगुलर प्रैक्टिस से आप क्या करेंगे, उस मन रूपी यान को अपने कब्जे में लेंगे। फिर अपने कब्जे में लेके आप चाहें तो उसको बिजनेस में लगा दें, आप चाहें तो उसको ईश्वर में लगा दें, फिर वो आपका क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा, आपकी कमांड पे चलेगा वो। तो ये बिना साधना के नहीं आएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। साधना मीन्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मीन्स गिविंग रेगुलर टाइम टू सम एक्टिविटी। और वो एक्टिविटी क्या है, मेंटल एक्टिविटी, इसको हम लोग ध्यान बोल दें, पूजा बोल दें, नमाज बोल दें। इन सब का बेसिक पर्पस यही था कि ह्यूमन को एक डेली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो अपने माइंड को रेगुलेट कर ले, किसी भी धर्म में हो। तो वो एक्टिविटी दी गई, लेकिन क्या हो गया, हम एक्टिविटी के गुलाम हो गए, उसके पीछे से उद्देश्य गायब हो गया। बिल्कुल, है ना। तो उद्देश्य को याद रखते हुए, हाँ, उद्देश्य को याद रखते हुए हमें इस मन रूपी यान को समझना है, उसको सवारी करनी है। जी जी। यस रौनक जी। जी अमित जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे साथ इसी बीच कुछ दर्शक और जुड़ गए हैं, मैं चाहता हूं उनको भी, उनके मैसेज को पढ़ना। जी। अमित सर हमारे साथ सैयद एसके मोहम्मद नियाज साहब जुड़े हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि टुगेदर वी कैन, हम लोग कर सकते हैं जरूर। मीनाक्षी जी एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच काइंड ऑफ रियलिटी ऑफ लाइफ। अखिलेश कुमार सिंह जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, देश की सेवा में लगे हैं, बॉर्डर पे, वो हमारा कार्यक्रम लगातार देखते हैं, उन्होंने आपका स्वागत किया है। जय कुमार तिवारी जी सीबीआई पटना के कार्यकर्मी हैं, और वहाँ पे उन्होंने आपका स्वागत किया है। प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर नॉर्थ ईस्ट से बबीता कोमल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने आपको नमन किया है। ज्वाइंट कमिश्नर आईटी हमारे सीनियर सदस्य हैं, अमनप्रीत पासी मैम, जिन्हें पैड वुमेन भी कहा जाता है, उन्होंने लिखा है इट्स द रियल आइडेंटिटी दैट मैटर्स। वेल सेड, वंडरफुल सेशन, मेनी विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम टुडेज सेशन। जरूर मैम। नंदकिशोर विद्यार्थी जी जुड़े हुए हैं, आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं। मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपको वेलकम कर रहे हैं। राजू कुमार जी लंदन से जुड़े हुए हैं, इससे पहले भी उन्होंने मैसेज किया, काफी अच्छा मैसेज इनका आया है कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था कि आत्मदीपो भव, लेकिन कुछ ऋषि मुनि ने कहा कि ज्ञान पाने के लिए गुरु को होना बहुत जरूरी। दोनों कथन को आप कैसे देखते हैं? एक सवाल भी है इनका। अमित भाई, इनके सवाल को हम लोग लेते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि आत्मदीपो भव, लेकिन कुछ ऋषि मुनि ने कहा कि ज्ञान पाने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। इन दोनों कथन को आप कैसे देखते हैं अमित भाई? देखिए, अगर गुरु का संधि विच्छेद किया जाए, जो मुझे अपने अनुभव से या इस स्पिरिचुअल जर्नी में समझ में आया, गु मीन्स होता है अंधकार और रू मीन्स उजाले की तरफ ले जाना। तो जो आपको अंधकार से उजाले की तरफ ले जाए वो गुरु है ना। तो गुरु कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीबडी। अब देखिए, ह्यूमन क्या है, लिमिटेड है, उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, 5 सेंसेस है, लिमिटेड है। वो एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को ही समझ पाता है। मान लीजिए गॉड जो है वो एनिमल के फॉर्म में आए, ये भी मेरा अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ स्पिरिचुअल जर्नी में, कि गॉड अगर मान लीजिए कुत्ते के रूप में आके आपको समझाता है कि अशरफ भाई वहां मत जाइए, खतरा है, तो वो केवल भौ भौ ही करेगा और हम उसकी भौ भौ को नहीं समझ पाएंगे, राइट। हम उस डेंजर में पड़ जाएंगे। तो अगर एनिमल लेवल पे गॉड आता है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही ट्राइज टू से। अब चलते हैं सुपर ह्यूमन लेवल की बात, जिसमें वो ऑलरेडी है, फ्रीक्वेंसी, साउंड, वेव्स। अब हमारी कैपेबिलिटी इतनी भी नहीं है कि हम जो इनविजिबल फॉर्म में जो गाइडेंस दे रहा है, जो ब्रेन, जो सोल के जरिए या माइंड के जरिए गाइडेंस दे रहा है, हमारा माइंड उस गॉड फ्रीक्वेंसी पे सेट ही नहीं है कि हम वो डायरेक्ट गाइडेंस रिसीव कर पाए। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? ह्यूमन फॉर्म। तो गॉड मजबूरी में ह्यूमन फॉर्म के जरिए ही इस ह्यूमैनिटी पे काम करता है। इसलिए आप देखेंगे हमारे विश्व में इतने सारे अवतार हुए हैं। किसी धर्म में अवतार बोलेंगे, किसी धर्म में पैगंबर बोलेंगे, राइट। दे ऑल केम इन ह्यूमन फॉर्म। व्हाई? बिकॉज गॉड इज हेल्पलेस। वो बेचारा मजबूर है कि इंसान जानवरों की बात भी नहीं समझ पा रहा, फरिश्तों की बात भी नहीं समझ पा रहा, तो अब हमें मजबूरी इंसान में ही जाना पड़ेगा। तो इंसान के जरिए ही कम्युनिकेटेड डिवाइन मैसेजेस। अब जब आपको लगा कि यस दैट ह्यूमन इज कन्वेइंग डिवाइन मैसेज, और मैं अकेला उतना सक्षम नहीं हूं कि मैं सुपर फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर लूं। अगर मैं रौनक भाई से पूछ लूं, रौनक भाई आपने कैसे कनेक्ट किया, मुझे बता दीजिए,
है ना। तो इसमें हमारा ईगो जो है वो आड़े नहीं आना चाहिए कि मैंने गुरु बना लिया। हमें यहाँ सेल्फिश होना है कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी किस में फायदे में है। मान लीजिए एक व्यक्ति अकेला चला, उसने अपनी जिंदगी का 95% रास्ता ढूंढने में, अपने जीवन का 90% पार्ट रास्ता ढूंढने में व्यतीत कर दिया। अब वो एक रास्ता बता गया, और अगर मैंने उसको गुरु बना के अपनी जिंदगी का 95% बचा के मैं पहुंच गया और अपने भाई बहनों को पहुंचाने में लग गया, तो ये बेटर है या मैं कहूंगा नहीं मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा? समझदारी किस में है? तो इसमें यही है कि जिसकी जो कैपेबिलिटी है, अगर आपको लगता है कि मैं अकेले ही करूंगा, लेकिन अकेले में खतरा क्या है, हमारा माइंड हमारे साथ गेम करता है, हमारा ईगो हमारे साथ गेम करता है। हमारा ईगो कहता है कि सामने वाला भी इंसान है, मैं इसको गुरु क्यों बनाऊं, ये भी हमारे जैसे ही है, इसके हमारे जैसे हाथ पैर हैं। तो गॉड बेचारा ह्यूमन फॉर्म में भी आके हमारी हेल्प नहीं कर पाता है। इसलिए इतने अवतार होने के बावजूद भी, इतने पैगंबर आने के बावजूद भी, उस टाइम के लोगों ने उनकी हत्याएं तक कर दी। जीसस क्राइस्ट देख लीजिए, मोहम्मद साहब देख लीजिए, इतने जितने रहे हैं कि उसी टाइम के लोग उनको पहचान नहीं पाए। वाई? बिकॉज ऑफ दिस ईगो प्रॉब्लम, कि ये बंदा बॉडी में रह के ह्यूमन होके हमसे अच्छा कैसे हो सकता है, ये अपने आप को गॉड का मैसेंजर कैसे कह सकता है। तो अब वो बेचारा गॉड हेल्पलेस है, वो परेशान है कि यार इंसान को ना तो जानवर के रूप में समझाया जा सकता, ना फरिश्ते के रूप में, ना इंसान के रूप में। तो इसलिए जब गॉड परेशान है तो इंसान को परेशान होना लाजमी है, क्योंकि हम भी उसी गॉड के पार्ट हैं। तो हमारी जर्नी, हमारी लाइफ का कितना पार्ट हम वेस्ट कर दिया, किस रास्ते पे अकेले चल के क्या हम वो लक्ष्य पा सकते हैं, या हमें कोई गाइड मिल जाए, किसमें बेटर रहेगा। हम जब अपने घर से, झांसी का रहने वाला हूं मैं, दिल्ली के लिए आना है जॉब करने, तो मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगा, या जो ट्रेन ऑलरेडी चल रही है, अपने ईगो को साइड में करके, क्या सरकार ने ऑलरेडी ट्रेन बना रखी है, मैं बस। तो हमें समझ, अपने माइंड का यूज करना है, अपनी बुद्धि का यूज करना है कि समझदारी किस में है। बाकी ये हम सबकी इंडिविजुअल जर्नी है। मैं ये फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं यही तरीका सही है। इसमें रिसर्च करते रहना चाहिए, जिसमें आपको कन्वीनियंट लगे यू कैन गो थ्रू दैट। लेकिन समझदारी हमारी, मुझे तो यही लगता है कि अगर रास्ता ऑलरेडी है और वो टेस्टेड वेरीफाइड रास्ता है, देन वी कैन यूज दैट रास्ता, इजीली हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जी अमित जी, गुरु की बात हुई तो मैं जी अमित जी कुछ बोल रहे हैं? अमित जी, मैं ये कह रहा हूँ कि शायद मतलब आंसर मिल गया होगा उनको कि गुरु वाला। और जी 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 उम्मीद करते हैं राजू भाई आपके उत्तर से संतुष्ट हुए होंगे। दर्शकों में बताऊं, अभी गुरु की बात हो रही थी तो मैं बताऊं कि मैंने जो थोड़ी बहुत यात्रा, स्पिरिचुअल यात्रा शुरुआत की है, उसके भी प्रेरणा स्रोत हमारे मित्र अमित वांगर जी ही हैं। इसके लिए मैं आपको इस मंच से धन्यवाद देता हूं अमित भाई। आपकी प्रेरणा से हमने चलना शुरू किया है, और वाकई आपके द्वारा जो बताए गए रास्ते हैं वो यात्रा काफी सुखदायी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? वहां कुछ नेटवर्क का इश्यू लग रहा है रौनक जी। तो अमित भाई को हमारी आवाज नहीं आ रही है। अमित भाई ने कितनी अच्छी बात बताई है रौनक जी, कि ये आप पे डिपेंड करता है कि जो गुरु ऑलरेडी सिखाया है उसके 95% ज्ञान को आप ले लो, और उसके बाद आप इजाफा कर दो उसके अंदर। ये सोच की बात है कि आप अपने ईगो को साइड में रह करके सीख लेते हैं, जल्दी से सीखने की कोशिश करते हैं जो सिखाने वाला है, और उसके पास अगर नॉलेज है तो बहुत बड़ी बात है। और अपने आप अंदर जो है इन सभी चीजों को जगा करके, अपने ईगो को साइड में रख करके ही लोग, इंसान जो है आगे बढ़ सकते हैं। अमित जी दोबारा जुड़ गए, जुड़ रहे हैं अमित जी। अमित साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। लाइफ में ऐसे ही रुकावटें आती हैं, जैसे ही नेटवर्क वाली रुकावटें आ रही है ना, तो हमारा गॉड से कम्युनिकेशन में भी ऐसा ही होता है कि जो बाहरी डिस्टरबेंस, नेटवर्क खत्म हो जाना, इससे हमें गाइडेंस नहीं मिल पाता है। आप में से अक्सर जो है आपने देखा होगा लोगों को कि हम असमंजस की स्थिति में फेस करते हैं लाइफ में, क्या करें क्या ना करें, कई ऐसे मोड़ आते हैं। तो मैं बिना आपके सवाल पूछे इसका भी जवाब देना चाहूंगा कि हमारी लाइफ में जब ऐसा मोड़ आए, क्या करें क्या ना करें, ये चुने या वो चुने, तो जनरली हमें क्या करना चाहिए? जनरली हमें दिल की बात सुननी चाहिए। दिल जो है वहां पे उसका सीधा सीधा खुदा से, गॉड से कनेक्शन रहता है। जी।
जब बच्चा पैदा होता है, दिल गर्भधारण के टाइम से ही हमारे अंदर काम कर रहा था, राइट। और जब लास्ट तक, जब तक हमारी डेथ नहीं होती है, बेचारा काम करता रहता है। और इसी के जरिए जो ईश्वर है, उसका जो थर्ड अगला डायमेंशन है, जो इंटरनल डायमेंशन है, वो गॉड से कनेक्टेड रहता है। मन जो है ये बाद में आता है। जैसे बच्चा पैदा हो गया, 4-5 साल का हो गया, धीरे धीरे मन विकसित होता है, वो चीजें समझता है, सीखता है। तो मन के पास केवल इसी लाइफ की इंफॉर्मेशन है। पैदा होने से लेके जब तक वो बड़ा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन समाज उसको देता है, स्कूल उसको देता है, वही इंफॉर्मेशन है। तो अब इसीलिए सारे सवाल, सारा स्ट्रेस, सारा डिप्रेशन मन में ही रहता है। क्योंकि उसको कोई सोर्स का पता नहीं है, वो कहाँ से आया, क्यों आया, ये सारे सवाल मन में ही घूमते रहते हैं। तो ध्यान के माध्यम से, रेगुलर मेडिटेशन के माध्यम से, जब मन को हम हार्ट से कनेक्ट करते हैं, दिल से कनेक्ट करते हैं, जहाँ खुदा ऑलरेडी मौजूद है, उसने वो कनेक्शन दे रखा है, तो हमारे मन की फ्रीक्वेंसी जैसे ही सेट होती है, तो वहां से डिवाइन गाइडेंस मिलना आने चालू रहते हैं। तो जो हमारे मन की अवस्था होती है, क्या करें क्या ना करें, जैसे जैसे अंदर से क्लियरिटी आएगी, गॉड की आवाज क्लियरली आपको सुनाई देगी, तो आपका ये जो सिचुएशन है माइंड की, कंफ्यूजन वाली, डिप्रेशन वाली, ये सब दूर होने लगेगी। सारी समस्याओं की जड़ मन का असमंजस में होना है। चाहे वो सुसाइड हो, चाहे वो पॉल्यूशन वाली, स्टार्टिंग जो हमने की थी पॉल्यूशन वाली, उसका यही कारण है। जैसे ही मन का कनेक्शन हुआ हार्ट से, और वहां से डिवाइन गाइडेंस मिलने लगा, तो सारी समस्या आपकी सॉल्व। फिर हमारी लाइफ जो है वो केवल हम बस एंजॉय करते हैं। जी अमित जी, राजू जी आपके जवाब से काफी संतुष्ट दिख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि वेल एक्सप्लेन्ड सर एंड वेरी प्रैक्टिकल टू। थैंक यू राजू जी। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक और मैसेज आ गया है, वो रजनी भास्कर जी सुपौल से लिख रही हैं कि आप सबों को प्रणाम। इट्स अ वेरी ऑसम सब्जेक्ट टुडे, 100% ट्रू दैट सेल्फ मेडिटेशन मेक्स स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रंस माइंड, इट्स टेक देयर माइंड्स रियल स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल सही कहा रजनी जी ने। अमित जी, हमारे पास समय बहुत कम है, 2-3 मिनट समय है। मैं एक अंतिम प्रश्न रखना चाहता हूँ कि आज अधिकतर लोगों में, हमारे परिवार, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारे परिवार में जो हमारी जो जीवन शैली हो गई है, जिसकी वजह से अक्सर हम देखते हैं कि हम संतुष्ट नहीं रह पाते हैं, शांति हमारे यहाँ नहीं रह पाती है, और हमारे बच्चे बहुत कम उम्र में इरिटेट हो रहे हैं और इम्पेशेंट हो रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए एक परिवार के स्तर पर, क्योंकि हम लोग परिवार और गृहस्थ में है, एक परिवार के स्तर पर हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, और किन किन तरह से हम लोगों को रहना चाहिए जिससे हमारे परिवार में एक अच्छे वाइब्रेशन और अच्छे वातावरण का निर्माण हो, ताकि हमारे बच्चे की इमोशनल इम्यूनिटी है वो मजबूत रह सके। इस पर एक जरा हमारे दर्शक को बताएं अंतिम जी। देखिए, अगर हम अपने शरीर को देखें, ये भी अपने आप में एक परिवार है। सारे जो ऑर्गन्स हैं आपस में कोऑर्डिनेशन से ही काम कर रहे हैं, हार्ट, लंग, किडनी, ब्रेन, राइट। अगर किसी में भी कोई एक प्रॉब्लम आ जाए तो सफर पूरी बॉडी को करना पड़ता है। जी जी जी। वैसे ही हमारा परिवार है, परिवार के सारे सदस्य हमारे ऑर्गन की तरह हैं, शरीर के ऑर्गन की तरह, और हर ऑर्गन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, राइट। फिजिकली स्वस्थ होना बहुत जरूरी है सबका। तो फिजिकल हम कैसे फिट रहें, ये परिवार में बैठ के हम सबको चर्चा करनी चाहिए। हम लोग अपने परिवार के साथ बैठ के, ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहा हूँ। हमने एक सीरियल देखा था, वो था महाभारत के बाद में, जब महाभारत खत्म हो गई थी, तो उसके बाद में सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो ऊपर मिलते हैं और उन पे क्वेश्चंस आंसर्स चलते हैं। तो वो एपिसोड को हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उतारा। हमने कहा मरने के बाद क्या होगा, सवाल जवाब होंगे, जवाब दे पाए नहीं दे पाए, अभी हम लोग सवाल जवाब कर लेते हैं। तो मैं, मेरी वाइफ, मेरी दोनों बेटियां, हम लोग हफ्ते में या 15 दिन में एक बार बैठते हैं, एक दूसरे पे जो भी हमें कमियां लगी हैं उसको डिस्कस करते हैं, उसको सुनते हैं कि भाई मेरी बेटी मेरे बारे में क्या सोचती है, मेरे अंदर क्या कमियां उसने ऑब्जर्व की हैं, उसको डिस्कशन करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इस तरह से परिवार के सभी सदस्य आपस में खुलने लगते हैं। जब ऐसा माहौल नहीं मिलता है तो क्या, तो अंदर ही अंदर उनके अंदर नेगेटिविटी ग्रो करती है। और चूंकि हम बड़े हैं, वो छोटे हैं, तो रिस्पेक्ट की वजह से वो बोल नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए तो वहां से ज्वालामुखी फूटना स्टार्ट हो जाता है, वो इमोशनल अग्रेशन दिखने लगता है। हो सकता है वो हमसे रिस्पेक्ट की वजह से अग्रेशन ना दिखाएं, लेकिन वो दूसरे कामों में अग्रेशन दिखाने लग जाए। तो ये बीइंग द एल्डर और बीइंग द लीडर ऑफ द फैमिली, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड गिव सच एन लविंग एंड ओपन एनवायरनमेंट। वहां किसी पे कोई कटाक्ष ना हो, किसी का हुटिंग ना हो कि नहीं यार तुम्हारे अंदर कमी है।
तो सबसे पहले जो लीडर है फैमिली का वो स्टार्ट करे कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, परिवार के सारे मेंबर बताएं और मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। एक एक करके आपकी समस्या जब बताई गई, आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि ये मेरा एक्ट मैंने इस वजह से किया था, जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं। और अगर नहीं है तो जस्टिफिकेशन, तो अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, यस इट इज माई मिस्टेक एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो अगले 15 दिन में फिर मीटिंग होगी, फिर हम लोग आपस में अच्छी और बुराई जो भी चीजें हैं वो शेयर करेंगे। इस तरह से परिवार में का एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहने लगेगा। जब ये हेल्दी एटमॉस्फेयर होगा तो हमें बाहर कंपनी ढूंढने की जरूरत नहीं है, बाहर हमें कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा, आपस के रिलेशन में फूड नहीं डाल पाएगा, क्योंकि हम आपस में सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा, एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा हमारे परिवार में। जब इमोशनल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो इम्यूनिटी तो अपने आप बढ़ेगी। दूसरी चीज, फिजिकल एक्टिविटीज में हम सबको इन्वॉल्व होना है, पूरी परिवार को घर में चाहे योगा करे या लाइट एक्सरसाइज करे, जैसा भी कन्वीनियंट है सबको इन्वॉल्व करके कर सकते हैं। तो इस तरह से परिवार के जब फिजिकली और इमोशनली हम लोग साथ में चलेंगे तो ऑटोमेटिकली जीवन एक अच्छा और सुखद होने लगेगा। जी अमित साहब, आपने बहुत ही सही सलाह दिया और हम कोशिश करेंगे आपकी सलाह पर चलें और अपने परिवार में इस तरह का माहौल करें जो स्पिरिचुअली और फिजिकली सब हम लोग मजबूत बने, क्योंकि दुनिया में जो चारों ओर वैचारिक प्रदूषण है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे उसको हम लोग सह सकें। हमारे चारों ओर जो है अच्छे विचारों का एक क्या कहते हैं, एक सर्किल हो, एक सुरक्षा कवच हो जिसमें हम लोग हमारे वैचारिक प्रदूषण से बच सकें। अमित साहब, हमारे पास समय बहुत कम है, हमारा कार्यक्रम अवसान की ओर है, आप हमारे साथ जुड़े। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बस आखिरी बात से समापन करना चाहेंगे जी कि देखिए, हम लोग हमेशा माहौल को दोष देते हैं कि माहौल ऐसा मिला इसलिए मैं ऐसा हुआ। जी जी। स्पिरिचुअलिटी वो रास्ता है कि आप अपने आप में एक सूरज की तरह बन सकते हैं, आप पूरे अपने सोलर सिस्टम को रोशनी दे सकते हैं, लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सबके पास वो अपॉर्चुनिटी है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ कि हमें किसी माहौल की जरूरत नहीं है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई माहौल। गॉड ने हमारे अंदर क्रिएशन की पावर दी है। तो जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं, मैं उन सब से निवेदन करूंगा कि अपनी पावर को पहचानना है। हम सब अपने आप में जलते हुए सूर्य हैं। बादल कुछ समय के लिए हमारी रोशनी को कम कर सकते हैं लेकिन हमें मिटा नहीं सकते। तो हम जब उस शिद्दत के साथ, उस दिव्य प्रेम, ईश्वरीय प्रेम के साथ जलेंगे तो हमारे रिलेशन में भी वो गर्माहट आएगी, हमारे जीवन में भी वो गर्माहट आएगी, हम सारे पॉल्यूशन को समाप्त कर सकते हैं। अमित सर, बहुत ही सही बात कहा आपने। समय का अभाव है लेकिन आपसे बातचीत की चर्चा तो काफी की जा सकती है। इतने सारे प्रश्न हैं हमारे पास, अशरफ जी के पास, कि शायद 5-7 घंटे तक खत्म हो। और चलिए अमित साहब, फिर हम लोग आपको फिर से अपने प्रोग्राम में लेंगे और अपनी बातचीत जहां हम बहुत सारे प्रश्न उसको हम लोग जरूर आगे करेंगे। फिलहाल आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। अशरफ अमित भाई को विदाई दो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत छोटे शब्दों में बोलूंगा सर कि ये आंखें खोलने वाली जो है वो हम बाहर दुनिया में ढूंढते हैं, ये अपने अंदर ही है। मैं जरूर दोबारा आपसे करेक्ट करूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच टू प्रोवाइड अस सच अ ब्यूटीफुल सॉल्यूशंस एंड ग्रेट टू सी यू अगेन ऑन द सेम प्लेटफॉर्म सर। थैंक यू वेरी मच। आपका रौनक जी, ओवर टू यू। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर अमित वांगड़ जी को। अमित वांगड़ जी हमारे विशेष रिक्वेस्ट पर आज अंतिम समय में आए, इसके लिए उनका विशेष धन्यवाद देते हैं। और हमारे जो आज के मेहमान थे गोपाल खंडेलवाल जी, हम फिर से कोशिश करेंगे अगले कुछ सप्ताह में हम उनको फिर से आमंत्रित कर सकें। उनका स्वास्थ्य सही होने के बाद उनको फिर से आमंत्रित करेंगे। तब तक के लिए मुझे रौनक को और अशरफ को अहमदाबाद से अनुमति दें। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। हम अगले सप्ताह फिर से आएंगे ऐसे ही एक प्रेरक व्यक्तित्व के साथ जो समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जी धन्यवाद।